स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के PCS यूट्यूब चैनल पे। मैं विनोद दुबे आज आप लोगों के साथ में जो 12 जून में सेकेंड शिफ्ट यानी कि पेपर सेकेंड जो हुआ है, जिसे आप सामान्यतः CSET के नाम से जानते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और उसके जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिए, पेपर हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो CSET में टोटल पहली बात तो देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं CSET में, ठीक है। और इन 100 में से, इन 100 में से 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के रहे हैं, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चन हिंदी के रहे हैं? 20 क्वेश्चन हिंदी के रहे हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्या क्या इसमें था। टोटल 100 क्वेश्चन थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 दिखाई दे रहे होंगे शायद, और प्रत्येक में 4 विकल्प थे। और ये चीज़ आपको समझनी है कि ये जो है 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और साथ ही साथ इसमें आपको पास मार्क्स लाना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की हमारे। इसमें देखते हैं कि सबसे नंबर 1 पे जो क्वेश्चन आया है उसका क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब हिंदी के किन किन अध्यायों को यहाँ पर स्पर्श किया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न के ऊपर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि पहला जो प्रश्न है वो शुद्ध शब्द के रूप में पूछा गया है शुद्ध शब्द, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट ना दिख रहा हो तो आप हमारी बातों पर गौर करिए, और जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा होगा, आप इस पर फोकस करिए। तो यहाँ पर लब्ध प्रतिष्ठित जो शब्द है उसको 4 प्रकार से पूछा गया है। लब्ध प्रतिष्ठित शब्द कैसे लिखा जाता है? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहला ऑप्शन सही लिखा हो, जिसमें लिखा है इस तरीके से लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये आंसर सही नहीं है। ये आंसर सही नहीं है, क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो शुद्ध शब्द होता है इसमें जो लास्ट में ता लगा है ना, प्रत्यय, ये प्रत्यय की गलती यहाँ पर है, मिस्टेक है। वास्तविक रूप में इसे लिखा जाता है लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ। तो ये वाला जो था ये ऑप्शन नंबर C में था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? C हो गया। और इस प्रकार से हमको ये भी पता चल गया कि एक क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध वर्तनी से, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी आपके एग्जाम में आती है। ये चीज़ जो पहली बार पेपर दिए हैं या फिर जो पहली बार पेपर अगले वर्ष देंगे 2023 में, उन्हें ध्यान रखना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। देखिए, विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। और अविकारी शब्दों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D जो है, 4 प्रकार के अविकारी होते हैं, जिसमें से 3 यहाँ पर दिए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक। ये तीनों दिए ही हुए हैं। अविकारी शब्दों की संख्या, मतलब प्रकार कितने होते हैं, तो आप समझिएगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं। एक विस्मयादि होता है, चौथा वाला जो होगा विस्मयादि होगा, विस्मयादि, ठीक है, विस्मयादि बोधक। ये भी एक अविकारी शब्द है का रूप है। बाकी क्रिया विशेषण भी अविकारी होते हैं, संबंध सूचक जो होते हैं वो भी अविकारी होते हैं, और समुच्चय जो होते हैं, समुच्चय बोधक जो होते हैं वो भी अविकारी ही होते हैं। और सर्वनाम की बात करते हैं, संज्ञा की बात करते हैं, ये सब क्या है, क्रिया की बात करते हैं, तो ये सब विकारी हैं। तो इसमें पूछा गया अविकारी शब्द नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? B हो गया इसमें, ठीक है। इसमें सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का B हो जाएगा। इसका मतलब एक और आपको सेगमेंट देखने को मिला, एक और प्रश्न पूछा गया है जो कि रिलेटेड है शब्द भेद से। किससे रिलेटेड है? शब्द भेद चैप्टर से, शब्द भेद से। तो आपको शब्द भेद भी तैयार होना चाहिए। फिर आगे आपका अनेकार्थी शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द में आप देखेंगे वो पूछा गया है कि पतंग का इनमें में से अर्थ नहीं है। एक शब्द लिखा है जिसका नाम है पतंग, और पूछा गया है कि पतंग इनमें में से किसका अर्थ नहीं है। क्या हम बादल को पतंग कहते हैं? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि नाव को पतंग कहा जाता है, नाव जो है वो पतंग कहलाती है। पक्षी जो है इसको भी हम पतंग कहते हैं, ठीक है। और चंग का मतलब होता है टिड्डा, ठीक है, चंग का मतलब होता है टिड्डा। तो जो टिड्डा होता है उसको भी हम लोग पतंग के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी बादल में घूमने वाले जो
वस्तुएं होंगी उनको हम पतंग कहते हैं। जैसे पक्षी जो है नभचर कहलाता है, मेघ, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पतंग के रूप में जानते हैं, लेकिन बादल को हम पतंग के रूप में नहीं जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 3 का क्या हो गया, 3 का हो गया ए। तो पहले 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और तीनों कहाँ से पूछे गए। आप इसे पर्यायवाची कह लीजिए या फिर अनेकार्थी शब्द कह लीजिए, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है जरा देखिए। तत्सम शब्द पूछा गया, यानी एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव से भी आया है, तो आपको तत्सम तद्भव चैप्टर भी पढ़ के जाना चाहिए सीसेट के लिए। आम, काष्ठ, हाथ और दूध, इसमें से तत्सम कौन सा है। जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं या संस्कृत जैसे जो शब्द होते हैं, मूल ओरिजिन जिसका जो है संस्कृत से होता हुआ दिखाई देता है, उसको हम लोग तत्सम में रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट। इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी, कास्ट। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश का एक शुद्ध शब्द क्या है। जिसका उत्तर देकर के खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश का शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्रत्युक्त, क्योंकि कहा गया जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, यानी जवाब देकर के जो बात कही गई उसे काट दिया गया हो। कई सारे लोगों ने प्रत्युत्तर लिखा होगा। देखिए प्रत्युत्तर क्या होता है, किसी उत्तर का जवाब देना, पर जवाब देकर के पहली बात को काटा गया हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो प्रत्युत्तर का मतलब होता है पिछले प्रश्न का जवाब देना, प्रश्न का जवाब, ठीक है। तो जब आप जवाब देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विपरीत ही बोल रहे हो, लेकिन उत्तर देके जब खंडन करने की बात आएगी तो उसे बोलते हैं प्रत्युक्त, अर्थात जो उक्त किया गया है, जो बात कही गई है उसका प्रति करना। प्रति मतलब विपरीत यहां पर है, ठीक है। प्रति का अर्थ यहां पर किससे है, विपरीत से है। तो प्रत्युक्त का मतलब हो गया कि यही सही आंसर होगा, इसका आंसर नंबर डी आ जाएगा। तो 5वें का सही आंसर क्या होगा, डी। चौथे का मैंने आपको बताया क्या होगा, बी होगा, ठीक। 6वें में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य है वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। पहला वाक्य है वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। तो 7वें कक्षा में पढ़ता है, 7वें नहीं होता है, 7वीं होता है, तो ये तो गलत है। उसके बाद सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। तो देखिए यहां पर कृपया और दीजिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है कि जैसे, तो कृपया 1 गिलास पानी दें, या तो यहां पर लिखेंगे, या कृपया हटा करके सीधा कहेंगे 1 गिलास पानी दीजिए, तो हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। अब जो 2 बचे, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, मेरे हिसाब से तो पाठ शब्द का प्रयोग जो है वो चौड़ाई के लिए होता है। अगर इस चीज का प्रयोग करेंगे तो मेरी ख्याल से यही गलत होना चाहिए। पर क्वेश्चन नंबर 6 में मैं चाहूंगा कि आयोग अपना जवाब दे कि क्या होगा, ठीक है। आयोग के उत्तर कुंजी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिपेंड करेंगे। यहाँ पर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह बाहर जा सकते हैं, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, पर हो सकता है कि ये भी सही हो, क्योंकि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको, पर यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग उचित लग रहा है हमें। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को मैं डाउट के केस में छोड़ देता हूं। इसकी आंसर जो है वो हम लोग आयोग जब आएगा तो उसके आंसर पे देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है और इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है 7वें में, इनमें में से मुहावरे तथा उसके अर्थ को सुमेल कीजिए। यानी कि मुहावरा से भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया, और नीचे 6वें में देखा आपने कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया था शुद्ध वाक्य के लिए, तो शुद्ध वाक्य से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, मुहावरा और उसका अर्थ पूछा जा रहा है। देखिए छाती लगाना का अर्थ होता है आलिंगन करना, तो का आंसर हो गया दा। अब का दा जो है वो 2 जगहों पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ए और सी में से कोई सही होगा। फिर है छाती पर सांप लोटना। छाती पर सांप लोटना मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो खा का क्या हो जाएगा, ईर्ष्या करना होता है। खा का ईर्ष्या के कारण अधिक व्यतीत होना, तो आप इसकी मैचिंग जो है वो इससे कर सकते थे। तो खा का क्या हो गया, सी या सा। खा का सा हमको यहां पर भी दिख रहा है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, सी वाला सही हो गया आंसर। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, सी। इसी तरीके से छाती उमड़ना और छाती फटना, ठीक है। तो छाती फटना का मतलब होता है बहुत अधिक वेदना होना, और छाती उमड़ना का मतलब होता है प्रसन्नता से फूले ना समाना।
ठीक है, तो इस तरीके से आपसे मुहावरा वाला भी एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए, मुहावरा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 8वें प्रश्न पे चलेंगे और जानेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात क्रिया से भी एक प्रश्न पूछा गया और क्रिया के भेद भी आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो ऐसी होती है जो क्रिया किसी से प्रेरित होकर के की जाती है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे दिलवाना, लिखवाना, पढ़वाना, चलवाना, ठीक है, इस तरीके की जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है? तो आपसे तत्सम पीछे पूछा गया था, अब यहां पे तद्भव पूछा जा रहा है। तो तत्सम और तद्भव दोनों से एक प्रश्न आया है। आदर्शिका का तद्भव होता है, आदर्शिका का तद्भव होता है आरसी, ठीक है, आरसी, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, वही आदर्शिका। आदर्शिका का तद्भव होता है आरसी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा याद रखने की वस्तु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो तालव्य जो वर्ण होता है वो चा वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? चा वर्ण। अर्थात यहां से वर्णमाला से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। चा, छा, जा, झा। तो चा भी है, छा भी है, जा नहीं है, झा भी है, तो ये तो तालव्य है तीनों। तो तालव्य कौन नहीं है? का। और का क्या है? कंठ्य है, कंठ्य, ठीक है, का क्या है? कंठ्य है। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का आंसर हो जाएगा सी। तो 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको सी पता चल गया, इसका आंसर भी पता चल गया। इनमें में से आरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आरण्य का मतलब होता है जंगल और कांतार का मतलब भी होता है जंगल। कांतार मतलब घना जंगल, घना जंगल या जंगल इसको भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात पर्यायवाची से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया। लगभग हर चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। तो वर्तनी का पहला प्रश्न भी आया था, वर्तनी का एक और प्रश्न आ रहा है, वर्तनी के 2 प्रश्न हो गए। तो श्रीमान जो है वो श्रीमान हलंत लगाया जाता है नाम में लास्ट में, परिषद में भी दाम में लास्ट में हलंत लगेगा और श्रीयुत में भी लास्ट में हलंत लगेगा। सम्राट में टा में हलंत नहीं लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हलंत संबंधी प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। 12 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे और देखेंगे इनमें में से किन्नर का संधि विच्छेद क्या है। किन्नर का संधि विच्छेद, देखिए किन्नर में जो संधि है वो आपकी व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। और कैसे व्यंजन संधि है? जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? किम, किम, धन, नर। अब देखिए मां में हलंत लग गया, मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो ये सिर्फ बचा व्यंजन। और जहां कहीं भी व्यंजन के साथ में दूसरा व्यंजन जुड़ रहा हो या व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ रहा हो वो संधि व्यंजन संधि कहलाती है। इसलिए किम, धन, नर बराबर किन्नर आएगा और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जिसने ए किया है वो सही है। ये सेट पेपर नंबर डी मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, उसके आंसर्स मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। पश्चिमी हिंदी, अब देखिए यहां पे संधि विच्छेद से भी ये क्वेश्चन आ चुका। अगला है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये जो है हिंदी भाषा का विकास, ये चैप्टर का नाम है। तो हिंदी भाषा के विकास नाम के चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया और पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश जो है वो सौरसैनी है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसैनी से हुआ है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 15 के लिए फिर से तद्भव तत्सम का एक क्वेश्चन आया। तो एक तद्भव था पूछा गया, एक तत्सम अलग अलग पूछा गया और एक बार फिर से आपसे तद्भव तत्सम पूछा जा रहा है। तो इस क्रम में ये तीसरा प्रश्न है, इसको जरा देखते हैं क्या आया। यहां पर लिखा है शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तो पहला है छत्र, छत। देखिए छत्र जो शब्द लिखा है, छत्र जो शब्द लिखा है, इस छत्र का अगर हम तद्भव निकालेंगे, ये तत्सम है, अगर हम इसका तद्भव निकालेंगे तो आएगा छाता। इसका क्या आएगा? छाता। तो यही पेयर गलत हो गया। और अगर अगर हम छत का तत्सम पूछेंगे तो छत का तत्सम पूछेंगे तो वो आएगा क्षत्र। इसमें क्षत्रिय वाला छा आएगा, इसमें छतरी वाला छा आया था, अलग है, अंतर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी चैत्र का चैत होता है, चक्र का चक्का होता है और पत्र का पर्ण होता है, ये सारे सही हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब बारी आती है गद्यांश की। अपठित गद्यांश से भी एक प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न है लगभग इससे।
तो अपठित गद्यांश के लिए पहले हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा और फिर इससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो हम लोग छांटेंगे। लिखा है अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 16 से 20 इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो 5 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर प्रयोग या उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। अब ये था हमारा गद्यांश। अब इससे हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको मैं, जिससे कि आप आसानी से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 16 में यह जानते हुए कि यह बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का क्या बन गया है, अभिन्न अंग बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि यहां पे इसमें था ही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा। तो प्रश्न नंबर 17 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? जरा देखिए, शीर्षक में प्रयास किया जाता है कि जितना सूक्ष्म और जितना लघु शीर्षक हो उतना उचित होता है। इस नियम का यदि पालन करें, पहला ऑप्शन दिया है पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है, तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे तो अगर देखा जाए पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य है, ये इसके थीम में आ रहा है, पर थीम में जो चीज आ रही हो वही उसका शीर्षक हो, कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा निष्ठा एवं विश्वास, ये तो बात यहां नहीं करी गई, या तो पाखंड की बात करी गई है, सार्वजनिक जीवन का कोई लेना नहीं है। दिखावा शब्द का, दिखावा को ही हम पाखंड कहते हैं, पर क्या दिखावा शब्द का इस्तेमाल इस पूरे पैराग्राफ में कहीं हुआ है? तो आप देखेंगे यहां हुआ है, पाखंड एवं दिखावा। पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 17वें का करेक्ट आंसर जो है वो ये डी होना चाहिए। ये डी होना चाहिए मेरे अनुसार, परंतु फिर भी इसके लिए हम आयोग के आंसर की का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ निम्न में से किस वाक्य से पता चलता है? आप देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा है मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी साफ साफ इसका आंसर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो देखिए यहां पर लिखा है खुलकर, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमें अलग से कुछ नहीं ढूंढना है, सब हमको यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है, ए। इसके बाद 20वें प्रश्न के उत्तर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, यह हमारे प्रश्न का अंतिम भाग है। हिंदी में अगर देखा जाए तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? पाखंड और दिखावे को। तो देखिए पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, बिल्कुल वहीं से निकल रहा है, कहीं से और से आंसर नहीं ला रहे। तो इसका आंसर हो गया सी, और 19वें का आंसर हमने आपको बताया था ए। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का सीसेट का पेपर था। बहुत ही सरल पेपर आता है सीसेट में। 33% आपको यहां से करने होते हैं, यानी 100 में से 33 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, और लगभग 18 क्वेश्चन तो आपके यहां से एग्जैक्ट हमने सही आपको बता ही दिए। और रही बात शेष अब 80 क्वेश्चन की, तो शेष 80 क्वेश्चन से अब बचे हुए जो भाग हैं आपके लगभग 12-13 प्रश्न 15 प्रश्न जो हैं वो आप ला ही सकते हो आराम से, जिसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, संप्रेषण इत्यादि से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। आसानी से आप कर सकते हैं उसे। तो इसके आगे का जो प्रश्न है वो आयुष सर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, हिंदी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि हमारा पेपर का लेवल क्या था, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे जो हम इजीली बना सकते हैं, तो उनको देखते हैं। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं, या जिसे हम मैथ्स बोलते हैं,
तो ये सेक्शन के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, अदरवाइज इसको हम मॉडरेट सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देखो ये चीज तो सबको पता है कि जो हमारा ये सीसैट का पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है ना, इसके नंबर थोड़ी जुड़ते हैं, तो हमें क्वालिफाई करना है। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ क्वेश्चन जो इसमें डिफिकल्ट थे, अगर हम उनको हटा दें, उनको अटेम्प्ट ना करें, तो भी पेपर ऐसा था कि हम इजी मॉडरेट लेवल का पेपर था कि हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते, कि हम इजीली 66 नंबर तो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एलआर की बात करूं तो इसके ज्यादा तो क्वेश्चंस ही नहीं थे, जितने थे वो इजी थे। ठीक, हम अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश हमारे को इजी से मॉडरेट लेवल की आई थी। ठीक है, मतलब कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर मैं बोलूं कि हाँ चलो ठीक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफिकल्ट था, अदरवाइज सब डुएबल क्वेश्चंस थे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना। देखो इस ईडियम को अगर आप गूगल करेंगे ना तो जो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी वो आएगी अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। ठीक, हमें प्रेपोजिशंस पूछा है, क्या है, ही इज जूनियर डैश मी डैश सर्विस, तो इधर आएगा ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, तो हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, जूनियर टू मी इन सर्विस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें हमें स्पेलिंग की बात पूछी है कि हमें सही स्पेलिंग बतानी है कि चारों में से गलत स्पेलिंग किसकी है, ये पूछा है। तो एक्सीड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, एक्सेसरी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, एक्सिलरेट की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग गलत किसकी है, इसकी। ठीक है, इसकी सही स्पेलिंग क्या है, ABSCE यहां पर सिंगल एस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वो बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। हमें यहां पे कंजंक्शन की बात करी है। ठीक है, शी मस्ट वीप डैश शी विल डाई। देखो क्या बनता है, शी मस्ट, एक सारे लगा के देखते हैं, एलिमिनेट करेंगे। शी मस्ट वीप एंड शी विल डाई, तो ये तो गलत हो गया। शी मस्ट वीप बट शी विल डाई, तो ये भी नहीं हो बन रहा। शी मस्ट वीप बिकॉज शी विल डाई, तो ये भी नहीं है। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, दिस इज करेक्ट, और शी विल डाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। अच्छा, 25 क्वेश्चन इज बेस्ड अप, यहां पर हमें बताना है डायलेपेटेड का सिनोनिम। सिनोनिम का क्या मतलब होता है कि वर्ड विद द सेम मीनिंग, एंटोनिम होता है अपोजिट ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो सिनोनिम की अगर हम बात करें यहां पे, तो हमसे पूछा है डायलेपेटेड का सिनोनिम, तो इट शुड बी ऑप्शन सी, ruined। ठीक, अगला देखते हैं। What is appropriate meaning of the idiom do not always pick holes, find out the correct answer। देखो थोड़ा सा यहां पे मुझे गलती लग रहा है, वो ये है कि पिक होल्स का मतलब होता है ऑलवेज पिकिंग होल्स, मतलब ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग समवन। ठीक है, तो जबकि यहां पे डू नॉट लिखा है तो इट शुड बी तो ऐसे में एक्चुअली में होना चाहिए था नॉट क्रिटिसाइज। ठीक है, तो सही आंसर तो समझ नहीं आ रहा, बट आई विल गो विद द वर्ड क्रिटिसाइज। ठीक, चलो अगला देखते हैं। 27 समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे इज ऑल्सो नोन एज। देखो यहां पे ना हमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, जैप, ज़ॉम्बी, ज़ैनी एंड जिट। अगर हम जैप की बात करें ना, इसका मतलब होता है मूविंग
सडनली। ठीक है, ज़ॉम्बी हम सबको ही पता है क्या होता है। ठीक है, ज़ैनी का मतलब होता है अनकन्वेंशनल। ठीक, एंड जिट, जिट हमसे पूछा है, जिट का मतलब होता है स्पॉट ऑन स्किन। जो हमारी स्किन पे स्पॉट होता है ना, पिगमेंटेशन, उसको बोलते हैं जिट। तो इस बेसिस पे ऑप्शन सी हमारा सही हो रहा है, ज़ैनी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अ पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक। ठीक है ना, हमारा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है या जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पे वर्ड है स्ट्राइक। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा सही है, एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम पैसेज पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि जो राइटर है या जो ऑथर है वो ये बोल रहा है, सिंस इन द प्रेजेंट टाइम एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड, एक स्ट्राइक जो है वो पूरी एक कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, इस बेसिस पे बात हो रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, हर किसी जने को किसी और पे डिपेंडेंट है, कोई खुद से सेल्फ सस्टेन तो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। A strike is generally regarded as an expression of individual freedom, an undemocratic act, an act of indiscipline, a gross violation of rules। यार देखो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, मैंने एक चीज बताई है बार बार कि अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं ना तो वी शुड ऑलवेज गो विद एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस एंड देन रीचिंग टू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे ना, स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, और हमें ये पैसेज के बेसिस पे चाहिए, अपनी नॉलेज यूज नहीं करनी। एन अनडेमोक्रेटिक एक्ट, कहीं पे भी पैसेज में हमने पढ़ा कि स्ट्राइक एक अनडेमोक्रेटिक एक्ट है? नहीं पढ़ा। हमने कहीं भी पढ़ा कि इट इज एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन? ये भी नहीं पढ़ा। अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स? ये भी नहीं पढ़ा। तो हम किस पे कंक्लूड करेंगे? एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम पे। ठीक है, तो 29 का हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। द फ्रेज दिस पर्टिकुलर मैटर रेफर्स टू, इसका क्या होगा? द फ्रेज दिस पर्टिकुलर मैटर रेफर्स टू, इसमें हम अगर हम एक बेस्ट गेस कर पाए तो वो होगा द यूनिटी ऑफ स्ट्राइकर्स। ठीक है, चलो अगला देखिए। इन द लाइट ऑफ द पैसेज, इफ देयर इज अ स्ट्राइक इन अ सोप फैक्ट्री, इट मे बी व्यूड एज, देखो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज स्टिल डिस्प्यूटेड, क्योंकि एक आंसर पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हम यहाँ पे, बट द वन दैट हैज, जो हर कोई बोल रहा है, इज नॉट अ सीरियस मैटर। ठीक है, सॉरी, इट इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। ठीक है, चलो अगला देखिए। द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्ट्राइक्स शुड ऑलवेज बी एनकरेज, नहीं। स्ट्राइक शुड बी सप्रेस्ड बाय ऑल मीन्स, नहीं। ऑल स्ट्राइक्स आर बैड, नहीं, बल्कि ऑथर बोलता है स्ट्राइक्स मे बी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ जनरल गुड, और ना कि स्ट्राइक एक इंडिविजुअल एजेंडा के लिए हो, इट शुड बी फॉर द जनरल गुड। ये ऑथर ने पैसेज में बोला है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है, 32 का डी। ठीक, चलो 33 क्वेश्चन देखते हैं यार। 33 क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन है, इंडिविजुअल्स रिसीविंग द मैसेज आस्क देमसेल्व्स द बेसिक क्वेश्चन। इंडिविजुअल्स एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, इफ द पर्सन गिविंग द मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर। ठीक है, डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इसके आंसर्स हैं, मतलब ऑप्शंस हैं, ओनली वन इज रेलेवेंट, नाइदर वन नॉर टू, ओनली टू इज रेलेवेंट, और बोथ वन एंड टू आर रेलेवेंट। ठीक है, इज द पर्सन गिविंग द मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर। यार ये क्वेश्चन तो आप हमेशा पूछोगे ना, अगर आप किसी से मैसेज ले रहे हो तो आप ये चीज हमेशा बोलोगे ना कि यार ये बंदा सही बात बताएगा या नहीं बताएगा, है ना? तो ये तो हम बिल्कुल ठीक करेंगे।
अब जो सोर्स है उसका इससे कुछ लेना है या नहीं रिलेशन, दैट इज समथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट। तो ओनली वन इज रेलेवेंट, ये होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इफ 131x, मैं यहां लिख लेता है इसे। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, और एक इक्वेशन दी है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। ठीक है, तो ऑप्शंस दिया है कि x एंड y की वैल्यू 5 या 7 हो सकती है, 3 या 2 हो सकती है, 2 या 5 हो सकती है, या नन ऑफ द अबव। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। यार देखो, एक तरीका तो इसमें वही है कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इससे हम x की वैल्यू निकालें, वो x को यहां पर पुट करें एंड देन सॉल्व। ये एक डिजास्टर होगा पेपर में। ठीक है, ट्रस्ट मी, सॉल्व नहीं हो पाएगा। कम से कम भी 5 से 10 मिनट लगा दोगे एंड देन यू विल रियलाइज कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है, बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का है, ऑप्शंस लो, पुट करो, देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं 5 एंड 7 को, यानी कि x की वैल्यू 5 हुई, x की वैल्यू 5 हुई तो मतलब कि ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 655। ठीक है, अच्छा अब देखो y की वैल्यू 7 लूंगा तो ये 1400 समथिंग होगा, लेकिन समेशन तो 827 ही होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो निगलेक्ट हो गया, 5 और 7 नहीं हो सकता। अब देखते हैं 3 एंड 2, अगर 131x यानी कि इंटू 3 करेंगे तो कितना हुआ, इंटू 3 कितना हुआ, ये 393 हुआ है ना। उसके बाद 217 इंटू 2 तो ये कितना हुआ 434, तो इनको ऐड करो, 7 9 प्लस 3 12 2 1 8 827, तो ये तो मैच कर रहा है। अब इक्वेशन 2 देखते हैं कि वो भी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। 217x यानी कि 217 इंटू 3 यानी कि 651, फिर उसके बाद 131 इंटू 2 यानी कि 262 हुआ। अब ये कितना हुआ 3 5 प्लस 6 11 1 1 913, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 3 एंड 2 वैल्यूज पे मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी 3 एंड 2। ठीक है ना, समझ आई चीज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, 35, डू यू लाइक वर्किंग, दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो डू यू लाइक वर्किंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू लाइक वर्किंग तो आप क्या बोलोगे, यस और नो, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा सबसे पहले कि यस आई लाइक वर्किंग और नो आई डोंट लाइक वर्किंग। ठीक है, अब देखो इसमें ना जब क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, यस और नो में है और इट इज अ वेरी स्मॉल वन, देन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्लोज्ड क्वेश्चंस, कि आपके पास कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आपको यस या नो में ही बोलना है या कुछ और चीज में बात करनी है, तो इट इज अ क्लोज क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला देखिए, What टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्रेस रिलीज। यार देखो जब भी हम किसी चीज का प्रेस रिलीज करते हैं ना, इट इज बेसिकली फॉर द जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड और टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ये हमारा मोटिव होता है कि अगर हमने कोई प्रेस रिलीज करा तो इसका मतलब है कि सारी जनता उसके बारे में पढ़े जाने। ठीक है, तो इसलिए प्रेस रिलीज एक तरह का क्या है, पब्लिक रिलीज है, ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। क्लियर, समझ आया यार। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो देखो पहले 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29, ये हुए हमारे 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब मीडियन अगर इवन का होता है तो वो क्या होता है, n/2 प्लस n+1/2, यानी कि
1 2 3 4 5 5th and 6th. 11 plus 13 14. 14 by 2 is 11 plus 13 is 24. 24 by 2 is 12. तो हमारा मीडियन यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है यार, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, तो वी हैव टू मेक श्योर हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख लें। चाहे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर हैं, या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, बट एक ऑर्डर मेंटेन करिए। ऐसा मत करिए 2 9 13 7 5 11, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। होटल को वो 12 से डिनोट कर रहा है, तो फिल्म को वो किससे डिनोट करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है यार, एक बारी देख लेते हैं पहले। देखो एक चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं अभी, मेक श्योर आपको हर बारी ना लिखना पड़े। क्या लिख रहा हूं मैं? ABCD, है ना। ठीक, अब हमसे क्या बोला है उसने क्वेश्चन में? होटल को 12 से डिनोट कर रहा है। होटल 12, फिल्म बताना है क्या डिनोट करेगा, यही हमसे पूछा है ना। करेक्ट यार। देखो अच्छा, अब एक चीज बताओ, होटल के लिए H 1 2 3 4 5 6 7 8, H क्या डिनोट कर रहा है? नंबर प्लेस की अगर हम बात करें, H इज डिनोटिंग E, O इज डिनोटिंग 15, T इज डिनोटिंग 15 16 17 18 19 20, E इज डिनोटिंग 5, L इज डिनोटिंग 12, यानी कि 17, जस्ट 1 सेकेंड, 13 14 15, हाँ सही है बिल्कुल। और H डिनोट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यानी कि 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 43, 43 प्लस 17 कितना हुआ? 60। ठीक है, और 5 लेटर्स है तो 5 लेटर्स का डिवाइड करा तो यानी कि 12। समझ आया? हमें क्या करना है, सारे इनका एक तरह से एवरेज करना है। F क्या है? F हमारा 6 है, I हमारा क्या है? 9, L हमारा 12 और M हमारा 13। 25 प्लस 15 40, तो 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। तो फिल्म हमारा 10 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया यार? चलो अगला देखते हैं। वो बोल रहा है 4 pairs of numbers are given of which 3 are alike and 1 is different। एक नंबर अलग है, मतलब odd one out की हमें बात कर रहे हैं यहां पर। फिर वो बोलता है फाइंड द वन विच इज डिफरेंट, हमें बताना है कौन सा डिफरेंट है। यार देखो इसमें ना एक चीज सोचो, पहला वाला जो पेयर है ना 75 एंड 5, 75 जो है वो 5 का मल्टीपल है, 363 11 का मल्टीपल है, 108 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, एंड 243 भी 9 का मल्टीपल है। 5 इंटू 15 है ना 11 इंटू 33 11, ठीक, और 9 इंटू अगर हम बात करें 27 है ना। बट 708 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो हाँ ऑड वन आउट हमारा यहाँ पे सी बन रहा है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है यार, चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो। यार इसमें ना हमें ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने हैं। एक तरीका बताता हूं करने का। फिगर को ना 2 हिस्सों में बांटो पहले। एक ये हिस्सा है, ठीक, और एक हिस्सा ये है। ठीक है, एक हिस्सा मैंने ये माना और एक हिस्सा मैंने ये माना। ठीक, अगर अब मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं, इसके लिए तो हमें डायरेक्टली पता है क्या होता है, कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स हैं,
और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में। तो 2 इंटू 8, 16 ट्राइंगल्स बनेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितने बनेंगे? 17 18 19 20 21, 21 बने। उसके बाद एक ये बना 22, 22 हो गए या नहीं हो गए बताओ, है ना। उसके बाद एक ट्रायंगल ये हुआ 23 और एक ट्रायंगल ये हुआ 24, समझ आया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, 24 ट्रायंगल्स, ठीक है। यार देखो इस फिगर का तो मुझे क्लियर पता है, 16 ट्रायंगल्स, 17 18 19 20 21 22 23, फिर उसके बाद एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है 24, ठीक। अब ये वाला ट्रायंगल, ये सब इस 16 में कैलकुलेट हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक। चलो अगला देखिए। अकॉर्डिंग टू रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, लास्ट स्टेप इज, देखो अच्छा अब आप कोई डिसीजन लेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव्स को, ये सबसे पहले करेंगे, है ना, कि हमारा ऑल्टरनेटिव क्या है। फिर उनको आप इवैल्यूएट करेंगे कि अच्छा इसका ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव, उसके बाद ही तो आप जाके बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, हमें बोला है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर्स, द रेशियो ऑफ इट्स आर्म इज 5 12 13, द एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। यार अच्छा देखो, अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल पता है, ठीक है, पेरीमीटर मतलब कि तीनों साइड्स पता है, और तीनों साइड का समेशन मुझे कितना पता है 540, और तीनों साइड्स के रेशियो पता है 5:12:13, तो यानी कि 540 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 13 प्लस 5 यानी कि 30, तो ये कितना हुआ हमारा 18, ठीक है। यानी कि एक साइड आई 18 इंटू 5 90, एक साइड आई 18 इंटू 12 यानी कि 180 प्लस 36 यानी कि 216, और एक साइड आई 216 प्लस 18 226 236 234, तो हमारी तीनों साइड ये आ गई, ठीक है। अब मुझे बताना है एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये है, हाइट ये है ना। तो कर लीजिए, हाफ इंटू 90 इंटू 216 यानी कि 108 इंटू 90, 9 8 जा 72, 2 7 9 0 जा 0, तो 7 आ गया, 9 1 जा 9 एंड 2 1 0, तो यानी कि 9720 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। क्लियर है यार, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। हमें बोला 13 अगस्त 2017 को थर्सडे है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो हमें बताना है 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। यार पहले कुछ भी करने की बजाय ना पहले ये सोचो, अगर 13 अगस्त 2017 को संडे है, थर्सडे है सॉरी, तो 27 अगस्त 2017 को क्या होगा? 13 अगस्त 2017 थर्सडे है, हमें बताया गया कि 13 अगस्त थर्सडे है, तो यार 27 अगस्त भी तो थर्सडे ही हो जाएगा ना। ये चीज समझ में आई? अब हमें पता है 27 अगस्त थर्सडे है, हमें निकालना है 27 अगस्त 2023, और हमने अभी 2017 की बात करी है, ये 2017 है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो सबको पता है ना, एक साल में एक ऑड डे होता है अगर लीप ईयर नहीं है तो यानी कि 2018 2019 2020 2021
2022 एंड 2023, क्योंकि 23 की बात कर रहे हैं, हमें 23 अगस्त की निकालनी है ना। तो यानी कि इसका एक और डे हुआ, इसका एक और डे हुआ। 2020 हमारा लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 ऑड डेज हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 7 हो गए। 7 मतलब एक वीक हो गया, यानी कि सेम डे पे आ जाएगा। यानी कि 27 अगस्त 2023 भी हमारा थर्सडे होगा। समझ आया यार? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्सडे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमारे। 1/6 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 25 इंटू 3/4 की पावर 15। ठीक है यार, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, मुझे अभी डाउट है इस क्वेश्चन में, बट आंसर इसका 36 है। ठीक है, आई एम गिविंग यू द आंसर, आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर विद द एक्सप्लेनेशन राइट नाउ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इफ अंडर सम रूल 5341 is transformed to 4086 and 4772 is transformed to 5265, तो 7614 किसको ट्रांसफॉर्म करेगा? ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच इज स्लाइटली डाउटफुल अभी। ठीक है, तो विल कीप इट फॉर लेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, हमसे पूछा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। यार देखो, डेल्फी टेक्निक जो होती है ना, उसमें ये होता है कि हम ना सारे पार्टिसिपेंट्स को एक क्वेश्चनर्स देते हैं एंड दे फिल दैट क्वेश्चनर्स। तो बेस्ट मतलब तो बेसिक तरीका चीज क्या है? रिटन कम्युनिकेशन ना, कि हम आपको एक क्वेश्चनर दे रहे हैं, आपको क्वेश्चनर फिल कर रहे हैं या आंसर्स लिख रहे हैं, है ना। तो रिटन कम्युनिकेशन पे फोकस होगा, तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। Which one of the following is not a skill of interpersonal interaction? यार इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है यार, एक इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो कोई स्किल ही नहीं है ना। पॉजिटिव थिंकिंग है, एम्पैथी है, कर्टसी है, ये सारी हमारी स्किल्स हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज समथिंग जो एक अलग चीज हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा। 48 देखिए, वो बोलता है कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, ठीक है, और आपकी एक ड्यूटी लगी है स्टेट फेयर में। फिर आपको पूछा कि 4 सिचुएशंस है, आप सबसे पहले किस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। पहली चीज पूछी है, देयर इज अ क्राउड फॉर्मिंग अराउंड 2 अनआर्म्ड टीनेजर्स ऑनगोइंग विद आर्ग्यूमेंट। 2 टीनेजर्स का आर्ग्यूमेंट हो रहा है जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बट वो टीनेजर्स अनआर्म्ड है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिव कैटेगरी में बहुत लीस्ट कंसर्न होगा ना, क्योंकि अभी तो इतना कुछ बवाल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज बोलता है, A man obviously drunk has passed out and lying by the ticket booth. टिकट बूथ के पास में एक ड्रंकन मैन है and he is lying there. ठीक है, तीसरी चीज देखिए, A dumpster next to the main tent pavilion is on fire. यार एक मेन टेंट पवेलियन है, उसके साथ में एक डंपस्टर है जिसमें आग लग गई है। ठीक है, तो आप बताइए, एक मेन टेंट के पास वाली ही जगह में आग लग गई है, तो आप सबसे पहले उसको रश करके केटर करेंगे ना। अभी तक जो हमने 3 चीजें देखी, उसमें तो मैं यही मानूंगा कि जो ये वाली सिचुएशन है जिसमें आग लग गई है, इस पे सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है ना। चलो अगला देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। अगला है, जो फेरिस व्हील है वो मिड एयर में अटक गया, जो फेरिस व्हील घूमता है वो ऐसे रुक गया है और पीपल स्टक है, बट वो तो स्टक ही है ना, उसमें एज ए पुलिस ऑफिसर अभी यू कैन नॉट डू, एंड इट इज नॉट समथिंग कि इससे किसी की जान पर बन के आ रही है। अभी वो रुक गया है बस, इसका ये मतलब थोड़ी कि किसी की जान पे दिक्कत है, तो अभी ये भी हमारे उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होना चाहिए, अ डंपस्टर नेक्स्ट टू द मेन टेंट पवेलियन इज ऑन फायर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फाइंड द मिसिंग लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, बी डी जी जी जे एन एन आर समथिंग, ये निकालना है। लिखा हुआ है हमने इस पे, ये वाला मिटा देते हैं ताकि दोबारा ABCD ना लिखनी पड़े।
ठीक है, क्या बोल रहा है, बी डी जी, बी डी जी, जी जे एन, जी जे एन, एन आर, एन आर, हमें ये निकालना है यार। देखो बी डी जी, बी डी जी, एक का गैप है, दो का गैप है ना। फिर जी जे एन, जी जे एन, यानी कि कितने का गैप है, दो का गैप है, फिर तीन का गैप है, यहां पे एक का गैप, दो का गैप, दो का गैप, तीन का गैप। अब एन आर, एन एंड आर, तीन का गैप है, तो यहां पे आर एंड समथिंग पे चार का गैप होना चाहिए, 1 2 3 4, डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक है, डब्ल्यू। समझ आया यार सबको? क्यों? बी एंड डी पे एक का गैप है, डी एंड जी पे दो का है, फिर जी एंड जे पे तीन, दो का हो गया, एंड जे एंड एन पे तीन का, एन एंड आर पे तीन का, तो आर एंड समथिंग पे चार का होना चाहिए, तो चार के बाद डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू हमारा सही हो गया। ठीक, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा आएगा, 50 क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। यार हर रेक्टेंगल जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट है एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। यार देखो ये रोम्बस है, अच्छा सॉरी ठीक से नहीं बना, ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, मान लो ये रोम्बस है, तो ये स्क्वायर तो नहीं है ना, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये एक रोम्बस है, तो एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये ठीक है, बट ये गलत है। एंड एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये तो डेफिनेशन ही होती है, क्योंकि ये दो साइड्स पैरेलल है, ये दो साइड्स पैरेलल है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा कि एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, ये स्टेटमेंट गलत है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यार देखो इसके लिए ना आंसर मेरे को जो बताया गया है वो है सोशल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है यहां पे। चलो अगला देखते हैं 52, द टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन जजमेंट्स एंड डिसीजन देन वी शुड। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, तो यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस ना, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए अगला पूछ रहा है चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, हमें ऑड वन बताना है। ठीक, यार देखो ए की जो पोजीशन है ना वो है 1, जेड की है 26, तो 1 + 26 27, ये ठीक हो गया। ठीक है, जी की पोजीशन है 7, और उसके बाद क्या है लेटर जे, जे की है 10, तो जी 10 + 7 17, तो ये भी ठीक हो गया। एल की पोजीशन है 12, पी की पोजीशन है 16, तो यानी कि 28, तो ये भी ठीक है। सी की पोजीशन है 3, ई की पोजीशन है 5, 3 + 5 8 होना चाहिए, सी ई 7 है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया ना, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड कंक्लूजन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीमाइसेस। ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ऑल साइंटिस्ट आर ग्रेजुएट्स। वो कह रहा है जो सारे साइंटिस्ट हैं वो ग्रेजुएट है, ऑल साइंटिस्ट दे आर ग्रेजुएट्स। ठीक, साइंटिस्ट हुआ और ये हमारे ग्रेजुएट्स हुए। ठीक, फिर वो बोल रहा है नो सुपरवाइजर्स आर ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट है, सुपरवाइजर, नो सुपरवाइजर इज ग्रेजुएट। कंक्लूजन क्या क्या है, नो सुपरवाइजर्स आर साइंटिस्ट, नो सुपरवाइजर्स आर साइंटिस्ट, ये बन रहा है। नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर्स,
ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, ऑल ग्रेजुएट्स आर साइंटिस्ट, ये तो नहीं है। ऑल सुपरवाइजर्स आर साइंटिस्ट, ऑल सुपरवाइजर्स आर साइंटिस्ट, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में हमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, नो ग्रेजुएट्स आर सुपरवाइजर्स, नो ग्रेजुएट इज अ सुपरवाइजर। यार हमें ना बोला है नो सुपरवाइजर्स आर ग्रेजुएट, कोई भी सुपरवाइजर ग्रेजुएट नहीं है, बट कोई भी ग्रेजुएट सुपरवाइजर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ए होगा। नो सुपरवाइजर आर साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। यार इसमें मीडियन निकालना है, एंड मीडियन हमें सबको पता है कैसे निकालते हैं, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी 32.67। सिर्फ कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखिए। द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट ऑल स्टेजेस। ठीक है यार, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताता हूं इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। ठीक, पहली चीज तो कौन कौन सी स्टेजेस है वो भी समझिए। एक है कि आपने पहले रिसीव किया डेटा, आप कुछ सुन रहे हैं तो आपने पहले उसको रिसीव करा, फिर आपने उसको समझा, फिर आपने उसको इवैल्यूएट करा, एंड फिर आपने उसको समझकर इवैल्यूएट करके आपने उस पर प्रश्न, उस पर उत्तर दिया, यानी कि रिस्पॉन्ड किया। तो 4 स्टेजेस हो गए। पहला स्टेज क्या है? रिसीव करना, फिर है अंडरस्टैंड करना, फिर इवैल्यूएट करना, एंड देन कम्स रिस्पॉन्ड करना। तो 4 स्टेजेस। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड एज होम, सन्स इज एक्सप्रेस्ड एज टूट, देन व्हाट वर्ड कैन कॉर्ड बी एक्सप्रेस्ड एज? ठीक यार देखो, गोल्ड को होम करा है तो जी के बाद एच आता है, तो यानी कि सी के बाद डी आ जाएगा। ठीक, ओ को हमने ओ ही लिखा है तो यहां पर भी ओ को ओ लिख देंगे। एल को मैंने एम लिखा है तो यानी कि आर को एस लिख देंगे। डी को मैंने ई लिखा है तो डी को मैं ई लिख दूंगा, तो डोज आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। यार बोल रहा है पी एन क्यू, जो रेशियो है ना पी एन क्यू का, वो है 5:6, और हमें बोला है उनका जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है वो है 99। हमें वैल्यू बतानी है पी की। यार देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, हमें क्या बोला है, पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:6। ठीक है, मैंने एक्स एंड वाई मान लिया पी एंड क्यू को 5 and 6, तो यानी कि x इज इक्वल टू 5/6 वाई। ठीक है यार, y बड़ा है ना तो y का स्क्वायर बड़ा होगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमें डिफरेंस दिया है? 99, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं x की जगह, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 5/6 वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 99, क्योंकि उसी क्वेश्चन में पुट करा। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 25/36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 99। 36 कॉमन आ गया तो यानी कि 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 99। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं 11/36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 99, है ना यार। यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 99/11 इंटू 36, तो यानी कि ये 9 हो गया। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 36 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 12, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 6, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, है ना। सॉरी, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, ये नहीं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर की बात करनी है तो 3 3 2, यानी कि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो एक y की वैल्यू 18 आ गई। अगर y की वैल्यू 18 आ गई है तो 5/6 इंटू 18 यानी कि 3, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी एंड y की वैल्यू 18। ठीक है, y की तो हमसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ p पूछा है, यानी कि x, तो वो 15 हो जाएगी वैल्यू। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो गया।
ठीक है यार। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। Which one of the following is not a single creative process in decision making? Verification, identification of the proposition, preparation and illumination. यार इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, illumination। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 यार जो अभी है ना, अभी इट्स स्टिल नॉट श्योर, तो इसको अभी हम ऐसे ही रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ प्रेस रिलीज? प्रेस रिलीज को लिखने का सबसे पहला करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले तो आप हेडलाइन लिखेंगे, है ना, फिर उसके बाद लिखेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? यार देखिए 3 से स्टार्ट ही दो ही चीजें हो रही हैं, बी एंड सी, तो सबसे पहले 4 आ रहा है, यानी कि व्हेन डिड इट हैपन। अरे लेकिन व्हेन डिड हैपन से तो पहले ये बताओ ना व्हाट हैपेंड, तो 3 के बाद 1 आएगा, तो फिर बचा ही 1 के बाद 4, व्हेन डिड हैपन एंड हु डिड इट, 3 1 4 2, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। इन अ सीक्रेट कोड मैसेज होटल इज कोडेड एज 300। होटल को मैंने 300 कोड कर दिया, तो हॉस्टल क्या होगा? ठीक है, ये बताना है। क्या बोला? होटल इज कोडेड एज 300, हमें बताना है हॉस्टल। यार H 1 2 3 4 5 8th वैल्यू, O की कितनी वैल्यू है? 15, T की कितनी वैल्यू है? 15 16 17 18 19 20, E की 5 और L की 12। क्या शायद ये क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हुआ है ना, बट उसमें 60 था, तो होटल का समेशन क्या आया था हमारा? 35 40 60, तो यानी कि इंटू 5 कर दिया था, तो 300। अब यहाँ पे ये तो 60 ही रहेगा। एस की वैल्यू क्या है? 13 14 14 15 16 17 18 19 19, यानी कि 79 हो गया समेशन, इंटू 6 6 9 जा 54 4 5 7 6 जा 42 47 474, तो यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, 474। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 63। क्वेश्चन 63 क्या बोल रहा है यार कि हमें बताना है 25 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड बिलो। हमें बताना है इफ ऑल द लेटर्स वर टू बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विच लेटर वुड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। कौन सा लेटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा? ठीक है, यार देखो एक बारी करके देखते हैं, एक सेकेंड। यार देखो लेटर आर जो है ना वो मिसिंग है हमारा आर लेटर मिसिंग है ना, एक बारी देख लो कहीं पर है यार। वी सी एफ यू एम एच एस एक्स ओ पी जे जेड ए आई ई क्यू के डी एल बी एन डब्ल्यू जी टी वाई, आर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ऐसे तो नहीं आ रहा कुछ भी। अगर मैं आर इग्नोर करूं फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि वाई लेटर वुड नॉट चेंज इट्स पोजिशन, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा।
अगला देखिए यार, वो कह रहा है मनी इज अ ह्यूज मोटिवेशन। ठीक है, people get motivated only when they expect to get some money for doing or behaving in a certain way. और दूसरी चीज बोल रहे, there are some factors other than money which also motivates people. करेक्ट यार, देखो मनी इज अ ह्यूज मोटिवेटर, वो कह रहा है मनी ह्यूज मोटिवेटर है, बट सिर्फ मनी एक ह्यूज मोटिवेटर है ऐसा कहीं नहीं बोला। तो यहां पर एक वर्ड है ओनली, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गई। अब देर आर सम फैक्टर्स अदर देन मनी विच ऑल्सो मोटिवेट्स पीपल, यार इस लाइन से तो नहीं बोल सकते ना हम ये चीज। मेरे लिए तो दोनों कंक्लूजन इनसफिशिएंट है, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, a tendency to fixate on initial information is called overconfidence bias, availability bias, anchoring bias और confirmation bias। तो इसका सही आंसर है एंकरिंग बायस। ठीक, चलो अगला देखते हैं। 66, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर। यार सबसे पहले तो हम ऑलवेज करेंगे, है ना, और सबसे लास्ट में हम नेवर करेंगे। अब सबसे ये 3 है, ठीक, फिर सेल्डम, जनरली, समटाइम्स, 4 3 4 2 5 3 4 2 1, ऑप्शन सी। क्योंकि एक तो पहले हमने करा सबसे हमेशा ऑलवेज, उसके बाद जनरली करेंगे, फिर सेल्डम करेंगे, फिर कभी कभी करेंगे, फिर कभी नहीं करेंगे। तो 5 3 4 2 1, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है यार, चलो अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 71, द ग्राफिकल टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉमिनल डेटा। हम बार ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। ठीक, देखो अब वो क्या कह रहा है, राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। ठीक, लिखते हैं राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। ठीक, एंड मानक इज फादर ऑफ राजन। मानक इज फादर ऑफ राजन, ये पता है। जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज डॉटर ऑफ सचिन। सचिन की डॉटर है प्रिया एंड जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया। हमें बताना है हु इज द अंकल ऑफ जगत। जगत का अंकल कौन हुआ, आर हुआ। आर कौन है, राजन। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a characteristic of problem situation? Size of the problem, similarity of the problem, complexity of solution या organization of problem situation? यार according to us it should be complexity of solution। ठीक है, solution कितना भी complex हो वो problem situation की characteristic तो नहीं बन सकता। 74th, अच्छा वो कह रहा है a circle touches all 4 sides of a quadrilateral। ए बी सी डी, जिसकी साइड्स है ए बी 8 है, सी डी 9 है, बी सी 7 है, तो हमें ए डी बतानी है। या डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें ये चीज पता होती है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी अंदर चारों साइड्स पे सर्कल टच कर रहा है, तो यानी कि ए बी सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, है ना। ए बी कितना है हमारा 8 और सी डी कितना है हमारा 9, इज इक्वल टू 7 प्लस ए, यानी कि ए हमारा 10 आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग? जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन। यार ये तो होता है ना जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो एक डिसीजन जो होता है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वन हेड इज बेटर देन 2 ऑब्वियसली। एक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, ये भी होता है। कंसेंसस अमंग ऑल द मेंबर, यार कंसेंसस नहीं होता। ठीक है, एक या 2 जने डिविएट करेंगे, बट ग्रुप डिसीजन में दे हैव टू सपोर्ट दैट डिसीजन। ठीक, तो डी इज करेक्ट। फाइंड द मिसिंग नंबर।
हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। यार देखो ये कैसे बन रहा है मैं बताता हूँ। 4 इंटू 3 कितना हुआ 12 प्लस 2, 9 इंटू 3 प्लस 2 27 प्लस 2 29, 26 इंटू 3 78 प्लस 2 80, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20। तो ऑप्शन डी मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है यार, क्लियर, समझ में आया। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। From the following equations, x square plus y square is equal to 41 and x square minus y square is equal to 369. Find the value of x and y. यार इसमें ना सिर्फ एक छोटी सी चीज लगनी थी, वो थी a square minus b square is equal to a plus b, a minus b। बस क्वेश्चन हो जाता। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 369। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 369 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे पता है 41, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 369 अपॉन 41। तो ये कितना हुआ 9, है ना। अच्छा अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है ना। अच्छा अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है तो 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1, 9 इंटू 1 9। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन बी देखो 3 एंड 4, 3 प्लस 4 7, 7 एंड 3 एंड 4 माइनस, तो नहीं बन रहा। 4 एंड 5 से भी नहीं बन रहा, 4 एंड 3 से भी नहीं बन रहा। तो ऑप्शन ए मेरा ठीक हो जाएगा 5 एंड 4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन जो मार्क फेचिंग होता है कि अगर ये आ जाए तो वाव नंबर मिल गए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 320। ठीक है, अगला देखिए। The background signals, distortions and distraction among communication during communication are known as noise। ठीक है, चलिए अगला। The sum of deviations of a set of observations x1 to xn from 50 is -10 and the sum of deviations from 46 is 70। Number of observations हमें बताना है। This is a question which is still not very sure अभी, will update it in future। यार देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। हमें यहां पर नंबर बताना है। ठीक है, पहला है 2/3, फिर है 4/7। यार यानी कि +2 किया और +4 किया। ठीक है, 11/21, 11/21 एंड 16/31, यानी कि यहां पे 10 किया और यहां पे 5 किया। तो यहाँ पे डिफरेंस 4 होना चाहिए और 3 होना चाहिए, यहाँ पे 6 एंड 8 होना चाहिए। तो 7 + 6 13 हो गया एंड 4 + 3 7 हो गया। तो 7/13 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए 78 देखते हैं। विच कम्युनिकेशन हैज एन इमोशनल अपील, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन। यार देखो इसमें ना हमें एक चीज समझ में आ रही है, जो इमोशनल अपील होती है ना वो हमेशा तभी होती है जब हम एक जने के साथ 1 to 1 बात करते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। चलिए अगला। द 5th लेटर ऑफ द लेटर सीक्वेंस YWTP इज, यार देखिए फिर से अल्फाबेट्स पे आ गए हैं। हमें क्या पूछा है, YWTP ये निकालना है, यही है ना, YWTP। ठीक, यार Y एंड W में कितना गैप है, 1 का, W एंड T में 2 का, T एंड P में 3 का। तो उसके बाद 1 2 3 4 के आ जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन डी मेरा ठीक हो जाएगा, के।
क्लियर? चलो अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन? इसका आंसर है नॉन वर्बल। ठीक, अगला, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। यार ये बहुत सही क्वेश्चन था, देखो कैसे बनाइए। 77 को 11 से डिवाइड करो, 7 आया। 21 को 7 से डिवाइड करो, 3 आ गया। इधर देखो, 108 को 12 से डिवाइड करो, क्या आया? 8। हाँ 9। 108 को 12 से डिवाइड करो, 9 आया। 36 को 9 से डिवाइड करो तो 4 आ गया। 112 को 14 से डिवाइड करो तो 8 आया। 24 को 8 से डिवाइड करो तो 3 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा ठीक हो जाएगा यहाँ पे, 3। क्लियर है यार? चलो अगला देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 352 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्क्वायर? यार देखो ये ना ऐसे बोल रहा है, समझो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे होएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है वो आप कर ले जाओ। मैंने बोला, एक तो पहले देखो क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला पहले रेडियस आर था, उसके बाद r प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो पहले एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ये 352 से बढ़ गया। अगर मैं इसको 352 ऐड कर दूं तो ये नए वाले सरफेस एरिया के बराबर होगा, 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ना यार? तो यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 352 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर प्लस 16 पाई। ठीक है, माइनस कर दीजिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये दोनों गए। ठीक है, अब क्या आया? 8 पाई कॉमन ले लो, 8 पाई कॉमन आ गया, r प्लस 1, ठीक, इज इक्वल टू 352, यानी कि 352 इंटू अपॉन 8 इंटू पाई, 22/7, यानी कि 7/22 है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, 7/22 होगा ये। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 7, यानी कि r प्लस 1 मेरा 7 आ गया, तो r 6 आएगा। यार मैंने ना एक चीज़ नोट करी, मैंने 4-5 स्टूडेंट से बात करी, उन सब ने बोला कि सर 7 आंसर आ गया। यार वो r प्लस 1 के बराबर आया है। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? व्हाट इज द रेडियस? तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हमारा रेडियस होगा 7 - 1 6, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। ठीक है यार, चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इन द लेटर सीरीज हमें बताना है कि क्या फिल करेंगे इसमें। ठीक है यार, देखो ऑप्शन डी देखो, ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए, बिल्कुल बन रहा है ना। डबल सी डबल बी डबल ए, डबल सी डबल बी डबल ए, डबल सी डबल बी ए, बिल्कुल ठीक जा रहा है। ऑप्शन डी मेरा ठीक हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 84। Which of the following is not related with the characteristics of a problem solver? Motivational factors, generality of solution steps, set variables, past experience and practice. यार इसका जो आंसर है ना वो है जनरलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्टेप्स। ठीक, अगला देखिए,
Which of the following is not a barrier of effective communication? Is not a barrier. Noise, color, language, color. Culture, language, color. तो यार इसका जो इफेक्टिव बैरियर है ना, इज नॉट अ बैरियर, वो है कलर. ठीक, चलो अगला देखिए. यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अ पर्सन बाइज 4 horses and 9 cows for 13,400. यानी कि 4H प्लस 9C इज इक्वल टू 13,400. ठीक है. फिर बोलता है सेल्स द हॉर्सेज एट 10% प्रॉफिट. यार 4H पे खरीदा था तो 10% प्रॉफिट मतलब 0.4H, एंड काउज एट 20% प्रॉफिट यानी कि 1.8C इज इक्वल टू 1880. है ना. इसको 10 टाइम्स कर दो यानी कि 4H प्लस 18C इज इक्वल टू 18,800. अब इसमें से ये माइनस कर दो तो बचा 9C इज इक्वल टू 5,400. तो C कितना आया 600. हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ काउ? तो कॉस्ट ऑफ काउ इज 600, ऑप्शन सी. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. चलो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं. यार ये छोड़ दो, ये देखना ही नहीं. कह रहे स्टैंड्स फॉर टर्मिनेशन 67181586. 671586 नेशन ही होगा ना. नोशन, मोशन, रेशन, ये तो ऑप्शन इसमें से बन ही नहीं रहा. तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा, नेशन. ठीक. क्वेश्चन नंबर 88 देखिए. वो कह रहा है इफ i इज इक्वल टू 18. देखो i की पोजीशन क्या होती है, i इज पोजीशन एज 9, तो यानी कि डबल कर दिया. m इज पोजीशन एज 13, तो डबल कर दिया 26. COME का पोजीशन होगा टोटल 36, तो वो कर दिया 72. GO बताना है. G इज पोजीशन एज 7 एंड O इज पोजीशन एज 15, यानी कि 7 प्लस 15 इज 22, तो समेशन हो गया 44 डबल. तो ऑप्शन बी मेरा ठीक हो जाएगा. ओके, चलो अगला देखिए. कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट. यार इरिवर्सिबल तो ठीक है बट कांस्टेंट नहीं होता है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. व्हाट परसेंटेज ऑफ मैसेज इज परसीव्ड नॉन वर्बली. यार ये मैंने गूगल किया था, मुझे इसका 55% मिला है आंसर, तो आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है. अगला है ANDCOQF FPI JQM. यार A का C आया है, मतलब कितने का गैप है, 1 का. C का F आया है, 2 का गैप हो गया DE. F का J आया है, 3 का गैप हो गया GHI. J KLMN O आना चाहिए. ठीक है. N का हो गया NOPQR, तो OR. फिर D का F, F का I का M, यानी कि D एंड F में कितना फर्क है, 1 का. F एंड I में 2 का, G एंड H. I में JKL 3 का, तो M में कितना होगा, 4 का, NOPQR. तो ऑप्शन डी हो गया ORR. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 92 देखिए. इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सही. ठीक है. 93 देखिए. डिसीजन मेकिंग अकर्स एज अ रिक्रिएशन टू सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन, मूड और प्रॉब्लम. डिसीजन मेकिंग कब होती है, किसके लिए रिक्रिएशन होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है. तो ऑप्शन डी हमारा ठीक होगा. 94th हमें ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 13. ठीक. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. वो कहता है
गोइंग 50 मीटर टू साउथ, मैं 50 मीटर साउथ गया, ठीक है 50। राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज टू अनदर 20 मीटर, यहां से 20 मीटर गई। देन टर्निंग टू द नॉर्थ शी गोज 30 मीटर्स, नॉर्थ के लिए वो 30 मीटर्स गई। एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स हर हाउस, हाउस की तरफ जाने लगी, है ना। तो बताओ उसकी वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है। यार ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट हुई। तो ऑप्शन ए मेरा ठीक हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। B's 8 is related to 81, 27 is related to 256, तो सेम वे 64 इज रिलेटेड है। यार देखो 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं, 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं या 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर क्यूब, एंड 256 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4, है ना। तो 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर क्यूब, तो 5 की पावर 4 क्या हो जाएगी, यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि 625, तो ऑप्शन बी। ठीक है, 97 देखिए। इन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेंटल सेट, परसेप्शन, अब्स्ट्रैक्शन एंड इंटेलिजेंस। यार इसमें ना 2 ऑप्शंस में मेरे को डाउट है, वो है आपका परसेप्शन एंड मेंटल सेट। ठीक है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर। अब ये देखो, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, ये रैट्स है, ये कैट्स है। सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज अ काउ। ठीक, नो काउ इज अ कैट, नो काउ इज अ कैट। यार ये ना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हो। कैसे, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज अ काउ। काउ मैंने यहां बना दिया, अगर नो डॉग इज अ काउ, लेकिन काउ आर कैट्स है, नो काउ इज कैट, नो काउ इज कैट तो गलत हो गया ना, क्योंकि सम काउज आर कैट्स। नो डॉग इज रैट, नो डॉग इज रैट। यार ये भी हो सकता है कि सम डॉग्स मे बी रैट्स, अगर मैं डॉग्स को ऐसे बना देता तो। ठीक, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, ये तो है ही है, क्योंकि सम रैट्स आर कैट्स, तो सम कैट्स आर ऑल्सो रैट्स। तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। Which of the following is not a widely recognized and accepted style of interpersonal communication? यार मैनिपुलेटिवनेस, मैनिपुलेट करना किसी को। ठीक है, Which approach of decision making involves solving a problem using traditional means? यार इसके लिए भी आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मेरे हिसाब से रूटीन अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, सो with this we are finished with the 80 questions of the CSAT. I hope you liked this video. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।